आप सभी कैसे हैं? आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आशा करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही होगी। अगर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी सिलेक्टिव टॉपिक्स जिसके आप वीडियो चाहते हैं मुझे आप बता दीजिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अभी तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी वीडियो बनाए, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को पर्सनली अप्रोच किया, तो मैंने सोचा कि फिजिकल केमिस्ट्री पे वीडियो बनाने चाहिए। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री 12th की शुरू करेंगे और जो चैप्टर का नाम है वो हमारा सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हमें देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो बच्चों, जो हमारा सिलेबस है, जेईई मेंस का सिलेबस, नीट का सिलेबस और एनसीईआरटी यानी कि बोर्ड का सिलेबस, तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जो मेन टॉपिक्स कवर होने वाले इस चैप्टर में, मैं उसके बारे में आपको पहले बताता हूँ हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड। जी हाँ, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। दूसरे बार इसका आएगा यूनिट सेल एंड इट्स टाइप। जी हाँ, यूनिट सेल और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल भी आ जाएगा इसमें एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूब। पैकिंग के बारे में भी हमें पढ़ना होता है, क्या होती है पैकिंग एंड वॉइड्स। सम इंपॉर्टेंट आयनी क्रिस्टल, सम इंपॉर्टेंट आयनी क्रिस्टल्स और लास्ट में डिफेक्ट पढ़ लेते हैं, डिफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जी हाँ बच्चों, डिफेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इस पूरे चैप्टर में कवर करनी है। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ना बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ये टॉपिक आपका बोर्ड लेवल में नहीं है। ठीक है, तो साथ साथ जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसमें आपको बताता जाऊंगा कौन सा बोर्ड लेवल के लिए काफ़ी है, कौन सा जेईई मेंस के लिए काफ़ी है, कौन सा नीट लेवल के लिए, कौन सा एडवांस लेवल के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है हमारा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इस टाइप्स ऑफ सॉलिड को समझने से पहले हम थोड़ा सा सॉलिड स्टेट पर चर्चा करते हैं। देखिए, 11th ग्रेड में आप लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर के चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। एक्चुअली नाम उसका होता है गैसेस स्टेट, लेकिन वहाँ पर हम लिक्विड के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं स्टेट की बात करूँ बच्चों, तो स्टेट हमारी मेनली 3 होती है। क्लासिकल स्टेट जो होती है हमारे पास 3 होती हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड, है ना। तो जो गैसेस स्टेट के बारे में हम 11th में जान लेते हैं और हल्का सा लिक्विड स्टेट के बारे में जानते हैं, लिटिल इन 11th। और मेजर जो चीज़ है हमारे पास 12th में हम पढ़ते हैं, मेजर पार्ट। ठीक है ना, जिसका नाम है चैप्टर का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब जो एक सॉलिड चैप्टर बचा ये वाला, ये हम 12th में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट हमारा कहाँ पढ़ेंगे हम? 12th में। तो अगर इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर की बात करी जाए ना बच्चों, तो सॉलिड स्टेट जो होती है ना, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर मानी जाती है, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस में उसके जो इंटर पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से वेल मैनर में प्लेस्ड होते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न उसके अंदर पाया जाता है। और वैसे अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो सबसे जो मेन क्राइटेरिया होता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ हमारा सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैस में है। आप लोग कहेंगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, इसको टच कर लीजिए, देख लीजिए। तो अगर चीज़ों को बताना जाना शुरू कर दिया तो चीज़ें एजम्पशन बेस्ड हो जाएंगी। हमें कुछ एक ऑथेंटिकेट चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके बेस पर हम लॉजिकली बात कर सकें। तो 2 मेन फैक्टर्स होंगे, आपने शायद 11th में पढ़े होंगे। एक होता है हमारे पास थर्मल एनर्जी
थर्मल एनर्जी, और एक होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चीजें होती हैं बच्चों। इन दोनों के बेस पर हम अल्टीमेट स्टेट ऑफ मैटर को बता देते हैं। अब आप कहेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में शायद आपको पता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है। जी हाँ, जो पता है वो सही है, लेकिन अगर नहीं पता है और हल्का फुल्का पता है, मैं वेरीफाई कर देता हूँ यहाँ से। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव कर रहे होंगे, सपोज कर लेते हैं दे आर मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी और स्पीड, तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट सर्टेन टेम्परेचर, जी हाँ ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, एट सर्टेन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक, वो कहलाती है थर्मल एनर्जी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ती जाएगी। ये भी आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, गैस स्टेट में, मैक्सवेल का पोस्टुलेट बता रहा हूं मैं। तो थर्मल एनर्जी का मतलब समझ में आ गया होगा। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम सभी को पता है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है जो पार्टिकल्स को बाइंड करके रखने की कोशिश करता है। इन दोनों में जो चीज डोमिनेट कर जाएगी बच्चों, वही इसकी किसी सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन कर देगी। सॉलिड स्टेट में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है ओवर द थर्मल एनर्जी। डोमिनेट का मतलब ये वैल्यू ज्यादा होती है बजाय इसके, इसलिए हम इसको सॉलिड स्टेट बोल देंगे किसी भी सब्सटेंस को। और अगर मान लीजिए सॉलिड है तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, अगर मान लीजिए गैस स्टेट है तो थर्मल एनर्जी डोमिनेट करेगी। तो इसके बेस पर ही काफी सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, सॉलिड की अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, देयर इज अ निग्लिजिबल फोर्स ऑफ देयर इज अ निग्लिजिबल इंटरपार्टिकल स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, है ना। सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। तो ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टी हैं ये इस पर बेस्ड है बेटा। तो मैंने हल्का सा सॉलिड के बारे में बताया कि सॉलिड को मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर माना जाता है और इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं ओवर थर्मल एनर्जी, इसलिए इसको हम सॉलिड स्टेट बोल देते हैं। अब चर्चा करते हैं सॉलिड के टाइप्स की। जो हमारे पास सॉलिड्स के टाइप्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक। नंबर 1 होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और नंबर 2 हो जाता है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। जी हाँ, यूजुअली सॉलिड को इसके बेस पर ही डिवाइड किया गया है। अभी क्या है हमारा बेसिस, इसको समझते हैं। कि चलिए बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा डिटेल में। दोज सॉलिड्स in which constituent particles are arranged in a well definite order are known as crystalline solids। जी हाँ, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट यहां पर हम क्या लिख देंगे, दोज सॉलिड्स इन विच constituent particles are not arranged in a well mannered and well fashion are called amorphous solid। क्या कहलाते हैं, amorphous
सॉलिड। एग्जाम्पल को मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, इसको समझ लेते हैं डेफिनेशन को पहले। सर आपने लिख तो दिया, डेफिनेशन समझा दीजिए। इसको आप एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बच्चों। क्लास में जैसे ही टीचर एंटर करता है, मान लीजिए भरी हुई है क्लास, 30-35 बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे ही टीचर ने एंटर किया, बच्चे सारे एक सिस्टमेटिक तरीके से अलाइन हो गए। एक तरीके से अलाइन का मतलब जो रो है हमारी वो एकदम अलाइन है। सी आई कैन से दैट सबसे डिसिप्लिन्ड मैनर जो रहेगा वो टीचर की प्रेजेंस में रहेगा, अगर एक अच्छा टीचर है तो वो जो अरेंजमेंट है ना उस टाइम पे बच्चों का, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। यू कैन रिलेट विद इट। तो बच्चा अगर क्लास में बच्चे अगर डिसिप्लिन बैठे हुए हैं तो हम देख सकते हैं उनके बीच में एक तरीके वाला सिस्टमेटिक तरीके से वेल मैनर्ड अरेंजमेंट पाया जा रहा है, एक तरीके का फैशन पाया जा रहा है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लगभग 30-35 बच्चे बैठे हुए हैं, काफी शोर शराबा हो रहा है और टीचर ने मारी एंट्री। जैसे टीचर ने एंट्री मारी, सारे बच्चे एक डिसिप्लिन तरीके से बैठ जाते हैं। एक सीट पर अगर 3 बच्चे बैठेंगे, 3 बच्चे बैठ के हर सीट में बैठ जाएंगे। लास्ट बेंच तक बच्चा डिसिप्लिन रहेगा अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो। मैं अच्छे एक डिस्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन टीचर की बात कर रहा हूं। उस चीज को आप रिलेट कर लीजिए किस लाइन से। और अगर मान लीजिए जैसे टीचर क्लास से गया तो क्या होगा, सारे बच्चे जो डेफिनेट अरेंजमेंट पाया जा रहा था, एक डिसिप्लिन पाया जा रहा था, सारे के सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। कोई कूद रहा है, कोई गिर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई थपेड़े आ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, एमोर्फस सॉलिड। बस रिलेट करना है बेटा। अब आप डेफिनेशन समझिएगा। दो सॉलिड्स इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ वेल डिफाइंड ऑर्डर आर कॉल्ड crystalline solids, and those solids in which constant particles are not arranged in a well mannered and well fashion is called amorphous solid। बस उस एग्जाम्पल को ना रिलेट करना, क्लास में मत पहुंच जाना, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सारा। दूसरा एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ये मेरा पहला हो गया बेटा। तो अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो डेफिनेशन ही लिख देंगे, और अगर डिफरेंस पूछे जाते हैं, कभी कभी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो डिफरेंस बिल्कुल आप ऐसे कॉलम बना के लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, टीचर क्लास में है तो अगर किसी भी बच्चे को डिस्टरबेंस करना है ना, बहुत सोच समझ के करेगा। यानी क्लास को डिस्टर्ब करना है तो काफी हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत होने का मतलब कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर मेल्ट करना है या फ्यूज करना है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये तो ऑलरेडी फ्रीज होंगे ना यार, फ्रीजिंग पॉइंट की क्या बात करनी है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन अरेंजमेंट को बिगाड़ने के लिए। देखिए जो क्लास वाला एग्जाम्पल दिया है ना मैंने, उसी से रिलेट करना, नहीं तो आपको ये चीजें रटनी पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में ले जाके समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि भाई दे हैव वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और यहां पर क्या लिखेंगे, भैया इनडिसिप्लिन क्लास है तो सीधी सी बात है कि भाई टीचर ने तुरंत डिफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इनके पास क्या होती है, एक रेंज होती है। दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने रेंज लिखा है, यहां पर शार्प लिखा है, यहां पर रेंज लिखा है। इसका मतलब क्या है, शार्प का मतलब एक बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई और एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे अगर ये कोई सॉलिड है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है तो 150 पर ही होगा, 150 से 149 हो गया, 150 पॉइंट समथिंग हो गया। लेकिन यहां पर अगर एमोर्फस सॉलिड की बात करूं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम भी होता है, लेकिन रेंज होती है, मतलब 20 से 30 के डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कभी मेल्ट हो सकते हैं, कभी बॉयल हो सकते हैं। तो ये होगी रेंज। ठीक है ना। अगला इसमें पॉइंट आ रहा है, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक, इन नेचर यहां पे लिखेंगे दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे ये सब चीजें क्या हैं, देखो समझाता हूं बच्चों। एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, पहले मैं लिख देता हूं डेफिनेशन।
डिफाइन कर देता हूं बेटा एनाइसोट्रोपिक को। कैसे डिफाइन करूंगा मैं? अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी क्या मिलेगी? कोई भी प्रॉपर्टी अलग अलग मिलेगी। यहां पर क्या होगा? प्रॉपर्टी विल बी सेम, प्रॉपर्टी विल बी सेम इन ईच डायरेक्शन, इन ईच डायरेक्शन। अब बच्चों इस पॉइंट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों, ये 3 डिफरेंस बता दिए मैंने, चौथा भी मैं इसके बाद बताऊंगा, थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप का बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और मार्कर ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है ना, NaCl। मेरे पास एक आ गया Na, या आ गया Cl माइनस, अब आ गया मेरे पास Na, ठीक, अब आ गया मेरे पास Na, यहां पर आ गया Na, यहां पर Na आ गया, ये आ गया, ठीक, तो यहां पर आ गया, यहां पे आ गया, ये लीजिए भाई, ठीक है, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, और लास्ट मैंने बना लिया, मान लो NaCl का कोई क्रिस्टल बना लिया मान लीजिए ऐसे करके। तो बच्चों ये रेड वाले मैंने मान लिए सोडियम, और ये मैंने मान लिए Cl माइनस। तो आप अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे बच्चों, तो आपको क्या मिल रहे हैं? सिर्फ सोडियम आइंस मिल रहे हैं, बोलिए हाँ है ना, सिर्फ सोडियम आइंस मिल रहे हैं। और जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सोडियम आयन भी मिल रहे हैं, Cl माइनस भी मिल रहे हैं, सोडियम मिल रहा है, Cl माइनस मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है, Cl माइनस मिल रहा है। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर से अल्टरनेट चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है? एक ही तरह के सब्सटेंस मिल रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट, प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट और विल बी डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शन। कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, है ना, या फिर कंडक्टिविटी ले लिया मैंने, कंडक्टिविटी, है ना। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो प्रॉपर्टी क्या होती हैं? अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं। इसलिए ये किसके से बता रहा हूं? क्रिस्टलाइन सॉलिड से बता रहा हूं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें अलग अलग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अलग अलग आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और प्रॉपर्टी का नाम कहलाता है बच्चों एनाइसोट्रोपिक। और ये चीज इसमें एब्सेंट होती है, इसलिए ये क्या होते हैं बेटा? आइसोट्रोपिक। ठीक, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। अब अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है? दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। ठीक, और ये क्या कहलाते हैं? दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो बेटा, क्लास से रिलेट करना है। जैसे ही क्लास में टीचर एंटर किया तो जो डिसिप्लिन रहेगा ना, वो ये नहीं कि 2-3 बेंचों तक रहेगा। कोई पीछे वाले बैक बेंचर होते हैं ना, उठा पटक करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा ही टीचर आए क्लास में, इसके एक आवाज से क्या हो रहा है, सब शांत हो जाते हैं। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि जो डिसिप्लिन पाया जाता है ना, वो थ्रू आउट द सॉलिड पाया जाता है। यानी कि भाई कुछ दूरियां तक पाया जाता है, कुछ दूरियों तक ही सिर्फ डिसिप्लिन यानी कि वेल मैनर फैशन कहां पाया जाता है? एमोर्फस सॉलिड में। इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। तो मतलब समझ लेंगे इसका। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि डेफिनेट अरेंजमेंट, डेफिनेट अरेंजमेंट थ्रू आउट द सॉलिड, थ्रू आउट सॉलिड। इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों। ठीक, इसमें सम सर्टेन डिस्टेंस तक ही वो एक डेफिनेट पैटर्न पाया जाता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड बोल दिया है। अगला इसमें पॉइंट आ रहा है 5वां। जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटोगे, एक शार्प टूल से काटोगे ना, तो आपको इवन सरफेस मिलेंगी। गिव इवन सरफेस व्हेन कटेड थ्रू शार्प टूल। शार्प टूल से जब भी आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? इवन सरफेस मिलेगी। और यहां पर अगर आप काट के देखोगे तो दे विल प्रोड्यूस
अनइवन सरफेस। अनइवन का मतलब फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगी। इवन का मतलब क्या होगा यहां पर? फ्लैट सरफेस। यहां पर क्या मिलेगी? अनइवन सरफेस। व्हेन कटेड थ्रू शार्प टूल। जी हां बच्चों, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? दे आर ट्रू सॉलिड्स। दे आर ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं? दे आर स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है सर? बिल्कुल सही बात है, सवाल जेन्युइन है। स्यूडो सॉलिड का मतलब, स्यूडो वर्ड हम तब लगाते हैं जब एक्चुअली में कोई चीज ऐसा है लेकिन प्रॉपर्टी उसकी उससे रिजेंबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एमोर्फस सॉलिड का एक एग्जाम्पल लूं जिसका होता है ग्लास, एग्जाम्पल के लिए ग्लास, ठीक। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक। और सुपर कूल्ड लिक्विड का दूसरा नाम क्या हो गया हमारा? स्यूडो सॉलिड। मैंने इसको ऐसा क्यों बोला है अभी जरा थोड़ा सा मैं देर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी मैं यहां पर एग्जाम्पल्स लिख दूंगा, या एक पॉइंट और रह गया है, दे हैव शार्प हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि ये आपको फ्यूज करना है, तो फ्यूज करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एक शार्प हीट की आवश्यकता होगी, ठीक है, ठीक है। तो दे हैव शार्प हीट ऑफ फ्यूजन, और यहां पर हम लिख देंगे दे हैव अ सर्टेन रेंज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। जी हाँ बच्चों, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल अगर ले लें इसका, तो एक एग्जाम्पल होता है हमारे पास, जैसे सॉलिड आयोडीन ले लीजिए, हमारे पास NaCl ले लीजिए, है ना, सिल्वर मेटल ले लीजिए, या फिर मेरे पास ग्रेफाइट ले लीजिए। एक होता है क्वार्ट्ज, है ना, ठीक है ना। अच्छा, क्वार्ट्ज इसमें भी आता है, क्वार्ट्ज इसमें भी आता है, लेकिन वो ग्लास वाला होता है। क्वार्ट्ज ग्लास वाला आपका क्या माना जाएगा? एमोर्फस से माना जाएगा। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2, ठीक है ना। तो SiO2 की स्ट्रक्चर जो होती है ना, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एमोर्फस सॉलिड्स में। एक बात, इसके अलावा हमारे पास रबर हो गया कोई, है ना, रबर की बनी हुई चीज हो गई, पॉलीमर, सारे पॉलीमर्स हो गए, है ना, ये सारे क्या करेंगे? प्लास्टिक्स भी लिख लेते हैं, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? एमोर्फस के। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, स्यूडो सॉलिड्स क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगर कोई डाउट है ना, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल क्लियर द डाउट्स एज वेल, ठीक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है बच्चों। तो स्यूडो सॉलिड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं? देखिए, आपको फ्लूइड के बारे में तो पता ही होगा। फ्लूइड क्या होता है? ऐसा कुछ जो टेंडेंसी रखे फ्लो करने की, सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो, विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो, लाइक गैसेस और लिक्विड, ठीक है। इनको तो चलो समझ में आता है कि इनको क्या कहते हैं भैया? फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है फ्लो की। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड के नाम पे धब्बा होता है। कहने का मतलब है उनके अंदर भी फ्लो करने की टेंडेंसी पाई जाती है। जी हाँ बच्चों, ग्लास एक ऐसा है सब्सटेंस, ग्लास एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी पाई जाती है, इसलिए इनको स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम भी क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड भी होता है, बताया था मैंने। तो एक NCERT में भी क्वेश्चन है, व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो स्यूडो सॉलिड्स हम डिफाइन कर सकते हैं, दो सॉलिड्स which have tendency to flow like fluid, ठीक। When heated, अब इसको जब भी हीट करोगे ना तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद once it is cooled down it will convert immediately in the particular shape, ठीक है ना। and upon heating
converted into liquid which on cooling down convert itself into solids। ठीक, तो इसलिए इनको सुपर कूल लिक्विड भी बोल दिया जाता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप अगर नोटिस किया हो, एक बहुत ही बेहतरीन और फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, इन ओल्ड बिल्डिंग्स ग्लास विंडो will be thicker at bottom than top। जी हाँ बच्चों, कभी आप नोटिस करिएगा कि जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, हजारों साल ले लो या फिर 20, 25 से 30, 40 साल तो ले लो कम से कम, उनकी जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनमें जो ग्लास की विंडो होंगी ना, आप देखेंगे नीचे की साइड में वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ऊपर की साइड में थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ग्लास फ्लो हो रहा है जिस वजह से वो धीरे धीरे आ रहा है। अब इतना टेंडेंसी फ्लो की थोड़ी पाई जाती है कि सर आपने ग्लास विंडो लगवा दिया और आप कहेंगे 2 दिन में ही नीचे ग्लास मोटा हो जाए। नहीं नहीं बेटा, इसकी टेंडेंसी की फ्लो क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन फ्लो होती है। इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया है, स्यूडो सॉलिड्स बोल दिया है। तो बच्चों ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड्स पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है ना। यहां से पूरे चैप्टर में जो भी सॉलिड्स पढ़ेंगे ना, वो कौन से होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, तो बच्चों इसमें पहला जो टाइप आ रहा है ना, पहला टाइप आ रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो टाइप्स है ना, वो किस बेस पर हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंस। ठीक, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। जी हाँ बच्चों, सीपी कौन से पाए जाते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये भैया कौन सा फलाना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। तो उसको समझने के लिए मैं हर क्लासिफिकेशन सॉलिड में ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये वाला सॉलिड इस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो इसमें सीपी में समझ आ गया मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स हों, है ना, दूसरे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हों। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बेटा मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं ना बेटा, पोलर मॉलिक्यूल होता है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हो सकता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हों, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी हों, है ना, फॉर एग्जाम्पल्स आइस, है ना। तीसरा हमारे पास क्या हो जाता है, वॉलेटाइल सब्सटेंस हो, वॉलेटाइल सॉलिड्स हो। एग्जाम्पल क्या हो गया, कैम्फर हो गया, है कि नहीं। इसके अलावा और भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे पास मेरे पास मॉलिक्यूल हैं, सॉलिड गैसेज है मेरे पास, सॉलिड गैसेज, है ना। तो जो भी आपको सॉलिड CO2 है, जैसे कि सॉलिड SO2 है, या फिर कोई भी सॉलिड गैस में लिखा हुआ ना, समझ जाना वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एग्जाम्पल होगा। पहला हमारा हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद अगला हमारे पास आता है आयनिक सॉलिड। तो जैसे कि आपको इसमें नाम से मालूम पड़ रहा है आयनिक सॉलिड्स क्या होता है। आयनिक सॉलिड का मतलब हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी आयंस, विल बी आयंस। जी हाँ बच्चों, आइसोलेटेड आयंस होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में आपको देखें सोडियम है और क्लोराइड आयंस, ये हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास CuCl2 है या CaCl2 है, तो कैल्शियम और क्लोराइड आयंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो जाएंगे।
तो यहाँ पर हमने इसको क्या बोल दिया, आयनिक सॉलिड्स। इन आयनिक सॉलिड्स की एक खास बात होती है कि दे बिहेव एज पुअर कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट but are good conductor of heat and electricity, good conductor of heat and electricity in aqueous solution। जी हाँ, in aqueous। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये आयंस क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जो भी इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऑब्वियसली कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्स कह सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कूलम्बिक फोर्स है वो एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाता है, जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में मिल जाती है। अगला इसमें सॉलिड आता है बच्चों, ये दूसरा हो गया हमारे पास। तीसरा सॉलिड होता है हमारे पास कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। अब इसमें फिर से नाम से एक बात समझ में आ रही होगी बच्चों, कोवलेंट सॉलिड का मतलब हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट particles are atoms which are covalently bonded in network manner। जी हाँ, बड़े बड़े जाइंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं, कुछ इस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं। जी हाँ, एटम्स कोवलेंटली कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि बड़े बड़े क्या बनाएंगे, जाइंट मॉलिक्यूल बना लेंगे, टू फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो SiC ले लीजिए, ये सिलिकॉन का एक और होता है, कार्बोरंडम कहते हैं इसको, ठीक है। ग्रेफाइट ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, ये कार्बन के एलोटॉप्स हो गए। तो सारे किस में आ जाएंगे बच्चों, कोवलेंट सॉलिड्स में आ जाते हैं, ठीक है। अगला इसमें जो लास्ट टाइप का सॉलिड है उसे हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। अब नाम से सही में आ रहा होगा बच्चों क्या, कि भाई कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम कौन से हो गए, सारी मेटल्स क्या हो गई हमारे पास, मेटेलिक सॉलिड्स हो गई, है ना। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, या फिर मेरे पास सोडियम हो गया, एटसेट्रा। तो बच्चों मेटेलिक सॉलिड की अगर मैं स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करूँ ना, तो मेटेलिक सॉलिड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आती है। ये मेरे पास A+ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, A+ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, A+ हो गया, इसका 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 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही और भी हमारे पास मेटल एटम हो सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक मेटल A है, ये अपना मेटेलिक कैरेक्टर कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, A+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही इसके साथ जुड़ा रहता है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाता नहीं है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इसी के साथ जुड़ा रहता है। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटेलिक कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्ड और मेटेलिक फोर्स, ठीक है बच्चों। इसको हम कहते हैं कर्नाल। जी हाँ, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं कर्नाल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको वेव फॉर्म में, इसलिए बोल दिया था इनको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मेटेलिक सॉलिड की ना बाकी सारे सॉलिड से एक खास बात होती है कि अनलाइक ऑल अदर टाइप्स ऑफ सॉलिड, इन मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रॉन विच इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी शेयर्ड बाय एनी अदर एटम। बाकी हर तरह के सॉलिड में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे होंगे एटम्स के बीच में, यहां पे ये शेयरिंग नहीं होती है। अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल is not shared by other metal atom। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है आपकी, जो एक
डिफरेंस क्रिएट करती है मेटेलिक सॉलिड को बाकी सारे सॉलिड से। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मेरे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, उन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर देखा जाता है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे देखा जाता है? सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल का, उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताया। दो तरह के सॉलिड्स थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मैंने आपको टाइप बताए, 4 टाइप बताए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स। तो एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का। अगले लेक्चर में मैं आपको यूनिट सेल के बारे में चर्चा करूंगा। यूनिट सेल क्या होती हैं, क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, और कौन कौन सी यूनिट सेल पॉसिबल हो सकती हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं। अगले लेक्चर तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट है इस कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। आज के लेक्चर में बटन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए अब मैं चलता हूं, इजाजत दीजिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।